Hello students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, this is online class for Arts College, Alwar, and we are doing 5th paper of BA Honours Part 2, that is Political Geography. And the topic that we are taking today is Geopolitical Dimensions of Environment, UN Conference on Environment and Development, UNCED. तो आज का टॉपिक है पर्यावरण की भू राजनीति, जिसमें आज हम स्पेशलाइज करेंगे रियो डी जेनेरो समिट पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। स्टूडेंट्स, रियो डी जेनेरो में 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। सबसे पहला समिट जो हमने पढ़ा था वर्ल्ड का वो 1972 में हुआ था, और उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था। इसके बाद इस समिट के बाद विश्व में पर्यावरण के प्रति सभी राज्यों में काफी चेतना जगाई गई थी और बहुत सारे एजेंडा सेट किए गए थे। उस समय यूनाइटेड नेशंस ने यह तय कर लिया था कि 20वीं शताब्दी का अंत होने वाला है और 21वीं शताब्दी में हमें पर्यावरण को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे कि विश्व एक रहने लायक जगह बन सके। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन रियो डी जेनेरो, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। 3 जून से 14 जून 1992 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में ब्राजील के रियो डी जेनेरो नगर में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट का नाम दिया गया। इसे हम रियो सम्मेलन के नाम से भी पुकारते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था, उसके पश्चात यह पर्यावरण का सबसे बड़ा सम्मेलन था, जिसमें विश्व के 178 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जहां विगत 2 देशों स्टॉकहोम से रियो तक में पर्यावरण की स्थिति संरक्षण के लिए किए प्रयत्नों की प्रकृति एवं परिणाम का जायजा लिया गया, वहीं 21वीं शताब्दी में पृथ्वी के पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। सम्मेलन में केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिस पर राजनीतिक सीमाएं अवश्य हैं, किंतु पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास हेतु उसे बचाने के लिए एकीकृत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत करते हुए यहाँ एजेंडा 21, जिसको कि हम 21वीं शताब्दी का एजेंडा मान सकते हैं, एजेंडा 21 तैयार किया गया। द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑफ एक्शन फ्रॉम रियो भी इसको कहा जाता है। एजेंडा 21 क्या है? ये एजेंडा 21, एजेंडा 21 है प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विश्व का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो, यानी पृथ्वी का पर्यावरण बचा रहे, पृथ्वी के जंगल बचे रहें और हमारी वायु स्वच्छ रहे। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत लेते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र भी कहा है, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यह एक विस्तृत लेख है जिसमें विश्व की पर्यावरण एवं विकास की कार्य योजना है। इसको 4 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला खंड सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष, सोशल एंड इकोनॉमिक डिमेंशन। इसके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन, उपभोक्ता का बदलता स्वरूप, जनसंख्या एवं सतत विकास, मानवीय स्वास्थ्य, मानव अधिवास तथा पर्यावरण एवं विकास में निर्णायकता है। रियो समिट में यह डिस्कस किया गया कि सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष से यदि देखा जाए तो विश्व में बहुत ज्यादा डिफरेंस या अंतर है इकोनॉमीज में। कुछ देश कुछ ज्यादा ही उपभोग कर रहे हैं और कुछ देश बहुत ही निचले स्तर पर हैं। तो उनके बीच के गैप को ब्रिज अप करना, यानी उसको गैप को भरना, और इसी प्रकार पूरे विश्व में उपभोक्ता का बदलता स्वरूप एवं विकास की एक सतत प्रक्रिया को अपनाना होगा।
खंड 2, विकास हेतु संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। रियो समिट 1992 में कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि हमारे पास एक ही पृथ्वी है और उसके अंदर जो संसाधन है पृथ्वी के ऊपर वो सीमित हैं। सभी देशों का उन संसाधनों के ऊपर एक बराबर अधिकार है। तो हम जब उन संसाधनों का उपयोग करें तो वो संसाधन इस तरह से उपयोग किए जाएं कि वो कंजर्व्ड रहे, यानी उनका संरक्षण बना रहे। जैसे कि यदि जंगलों को हम इस्तेमाल करते हैं, यदि वन भूमि को हम इस्तेमाल करते हैं तो उतनी ही वन भूमि दोबारा डेवलप की जाए। और भी वायुमंडल में यदि हम कुछ गैसें छोड़ते हैं जो कि हानिकारक हैं तो उन गैसों की कमी के लिए प्रयत्न किया जाए और फ्रेश ऑक्सीजन या आदि के लिए जंगलों का रोपण किया जाए। इसमें वायुमंडल की रक्षा, भूमि संसाधनों का नियोजन, मरुस्थलीकरण नियंत्रण, सूखा नियंत्रण, पर्वतीय सतत विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, जैव विविधता संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, सागरीय संरक्षण, स्वच्छ जल आपूर्ति एवं जल संरक्षण, हानिकारक रसायनों, कीटनाशकों पर नियंत्रण, खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन सम्मिलित है। तो यदि हम इसको पूरे को, खंड 2 को हम पूरे को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इसके तहत एक तरह से ये एक कानून या नियमावली है कि किस प्रकार से पूरे विश्व को हानिकारक वस्तुओं से डील करना चाहिए, किस प्रकार कीटनाशकों का बढ़ता हुआ उपयोग हमारे लिए नुकसानदायक है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, किस प्रकार सॉलिड वेस्ट जो कि बहुत ही मानव जाति के लिए और सारे जैव जगत के लिए बहुत नुकसान कर रहा है, उसका प्रबंधन और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन आदि सभी सम्मिलित हैं। यानी जो भी हानिकारक पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं उद्योग के कारण या किसी भी अन्य मानव क्रिया के कारण, उन सब का प्रबंधन होना चाहिए जिससे कि वे अपने जहरीले तरीके से पृथ्वी को प्रभावित न कर पाए। अब हम आते हैं खंड 3 पर। खंड 3, प्रमुख समूहों के दायित्वों को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। इसमें महिलाओं के सतत विकास की विश्वव्यापी योजना, बच्चों एवं युवाओं की विकास योजना, स्थानीय लोगों का विकास, गैर सरकारी संगठनों का दायित्व, ये सभी एजेंडा 21 में शामिल थे। एजेंडा 21 में स्थानीय प्रशासन का योग, मजदूरों एवं उनके संघों का योग, व्यापार एवं उद्योग का योग, वैज्ञानिकों का योग तथा किसानों के योगदान का वर्णन है। तो खंड 3 में कौन कौन पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हैं और किस किस को इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए एजेंडा 21 को सफल बनाने के लिए, उन सब के बारे में बात की गई है कि कौन से वो ऐसे प्रमुख समूह हैं जिनका ये दायित्व है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखें और उसका अवनयन या उसको नीचे जाने की ओर से बचाएं। खंड 4 में कार्यान्वयन के साधन, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी पहले, दूसरे और तीसरे खंड में हमने जो बातें डिस्कस की हैं या जो नियम बनाए गए हैं और उन नियमों को कौन फॉलो करेगा, उन सभी के कार्यान्वयन के साधन या मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन खंड 4 में डिस्कस किए गए हैं। इसमें प्रत्येक योजना हेतु वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था की रूपरेखा के साथ वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता, तकनीकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण, जन भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कानूनी पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में एजेंडा 21 विश्व के पर्यावरण के संरक्षण एवं सतत विकास का अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण एवं विकास में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकता है। एजेंडा 21 एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान था और यदि सारे राज्य मिलकर इसको फॉलो करते और इसके सारे नियमों को फॉलो करते और सभी उसी प्रकार से इसमें कार्य करते जैसा कि रियो डी जेनेरो में डिसाइड हुआ था,
तो आज हमारी पृथ्वी इतने प्रदूषण के इतने निम्न स्तर पर नहीं पहुंची होती। इन सारे सम्मेलनों के बावजूद पृथ्वी में हमारी पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण का विनाश होता हमने देखा है और वो हो ही रहा है अभी। इस तो 1992 के बाद पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 2002 में हुआ। ये जोहानसबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक इसका आयोजन किया गया। रियो सम्मेलन के 10 वर्ष बाद इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण की स्थिति तथा इस दिशा में किए गए प्रयत्नों की समीक्षा की गई। इस सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य विश्व तापमान में वृद्धि तथा आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों पर गतिरोध भी रहा। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने जोहानसबर्ग सम्मेलन को गरीबी में कमी लाने और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से सकारात्मक बताया। इस सम्मेलन में विकासशील देशों में पर्यावरण सुधार के लिए वर्तमान राशि $10 अरब में 50% वृद्धि का फैसला किया। जोहानसबर्ग पृथ्वी सम्मेलन की कार्य योजना के मुख्य बिंदु हैं जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता, रसायन, वित्त, भूमंडलीकरण, मत्स्यन, व्यापार, शासन, गरीबी उन्मूलन के लिए रणनीति निर्धारित करना। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूनाइटेड नेशंस के जो सम्मेलन थे या कॉन्फ्रेंसेस थी उनके बारे में हमने पढ़ा कि 1972 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद 1972 के बाद 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद सन 2002 में अर्थ समिट हुआ। तो ये सारे प्रयास हैं पृथ्वी को बचाने के लिए और पृथ्वी के पर्यावरण में सुधार के लिए जो कि यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र ने किए। ये सभी आज की पर्यावरण की भू राजनीति के अंदर हमने पढ़ा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, और अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।